Hello, this is Jaya and you're watching me on Filmy News. So today we have someone जिनको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. He is an author, writer, producer and director presenting विवेक अग्निहोत्री. Hi sir, कैसे हैं आप? बस निभा रहे हैं किसी तरह से. जो लोग कहते हैं नहीं आई एम फाइन परफेक्ट. सर आजकल फिटनेस को लेकर काफ़ी एक्टिव है आप, मतलब फिटनेस को लेकर काफ़ी, मतलब हर जगह मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे. कल आपने उपमा बनाया था. हाँ अरे ओह माय गॉड अच्छा. विद लॉट्स ऑफ वेजेस. तो मतलब फिटनेस को लेकर अचानक से एक्टिव, काफ़ी रोज़ आपने एक पिक्चर्स डाल रहे हो. नहीं मैं फिटनेस को लेके पहले एक्टिव था, अब फिटनेस को लेके नहीं हूँ, मैं हेल्थ को लेके हूँ. हुआ क्या कि ये कोविड के बाद ना मैं सबसे पूछता हूँ जैसे कि व्हाट इज़ हेल्दी, तो उसका जवाब किसी डॉक्टर के पास नहीं होता है. डॉक्टर से पूछिए हेल्दी क्या होता है तो वो कहते हैं कि आपके पास कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं. सो नॉट बीइंग सिक मतलब दवाई नहीं खा रहे हैं तो हेल्दी हैं, जबकि ऐसा नहीं है. हेल्थ जो है मुझे समझ में आया कि ये पूरी एक होलिस्टिक चीज़ है. आपका दिमाग, आपका सोल होता है कि नहीं होता है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो होता है जो हमें लगता है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं. और आपकी बॉडी, आपके रिलेशनशिप्स, ओके, आपकी स्लीप, और उसके अलावा आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट. आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, आप सेल्फ इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों को जोड़ के आदमी हेल्दी होता है. तो उस दिशा में मैंने सोचना शुरू किया. फिर मैं कुछ हुआ तो मैं वेजिटेरियन हो गया, फिर धीरे धीरे सात्विक हो गया. देन आई ब्रोक माई नी, पाँव टूट गया तो सबने बोला नी सर्जरी कराओ, तो मैंने नहीं कराई, मैं जिद पड़ गया. और अब करते करते मैं फिर से चलने लगा हूँ. तो पहले तो चल ही नहीं पा रहा था और अब मैं चलने लगा हूँ. और ये सब जो है नेचर के साथ अलाइन करके मैंने किया. तो आई टॉक मोर अबाउट बीइंग हेल्दी, कीप बीइंग एक्टिव, और खाने को लेके एक्सपेरिमेंट करता हूँ वेजिटेबल्स के साथ. तो आई पोस्ट इट समटाइम्स. सर सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव हैं, मतलब अगर हम ट्विटर की बात करें तो मतलब मोस्टली लोग कुछ करते हैं, आप फटाक से उनको रीट्वीट कर देते हैं या फटाक से आपका डिस्कशन ऑन हो जाता है. तो क्या ये ट्वीट सब आप ही करते हैं या? हाँ, ट्विटर तो मैं ही करता हूँ, 100% मैं ही करता हूँ. और एक्चुअली इसलिए भी करता हूँ कि वो इट्स पार्ट ऑफ माई वर्क. मेरा एक वो प्रोफेशन है. मैं गॉसिप के लिए तो करता नहीं हूँ, आपने देखा होगा. मैं इधर उधर की बातें वो सब नहीं करता हूँ. अपने काम से रिलेटेड करता हूँ, और अपने काम से रिलेटेड जो सोशो पॉलिटिकल बातें वो करता हूँ. मुझे हर कोई बोलता है, जो भी मिलता है, मेरे दोस्त भी, जो सोशल मीडिया के ज्ञानी लोग हैं वो भी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, पॉलिटिक्स के लोग भी, सोसाइटी में सब, कि आप एंगेज मत किया करिए, आप किसी को जवाब मत दिया करिए, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं आप लिखिए और बस नीचे जिसको बकबक करना करता रहे, आप मत करो. पर फिर मैं कहता हूँ फिर ये सोशल मीडिया नहीं हुआ, ये फिर हम हैं क्यों उसके ऊपर. और मैं 24 घंटे में जानना चाहता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है, क्या फीडबैक है. आप देखिए मैं कई बार लिखता भी हूँ बहुत सारी चीज़ें. मैं ये भी लिखता हूँ जैसे कि सत्तू कि क्या क्या रेसिपी आप बनाते हैं, वो कितना वायरल हो गया था, इतने इंटरनेशनल मैगजीन्स में छप गया है. इतनी सत्तू जैसी चीज़, मैंने कहा अरे ये तो हम गरीब थे इसलिए खाते थे सत्तू, और आज गरीबों को लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं. तो इस तरह की चीज़ों में मैं घुसता हूँ. तो मुझे एक समझ में आता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है. तो दैट्स ऑल. बट देन सर वो ट्वीट ना कहीं कोई ट्वीट्स, कई सारी ऐसे ट्वीट्स हैं जो कंट्रोवर्सी की तरफ चली जाती हैं, और वो कंट्रोवर्सी मेकर्स का कहते हैं कि यार ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है. देखिए ये क्या है ना कि जब जो खोखला बर्तन होता है ना वो बहुत आवाज़ करता है, जिसके अंदर कुछ होता नहीं है. आज जो मीडिया है ना ये पूरी तरह से खोखला है, और इनको कुछ पता ही नहीं कंट्रोवर्सी क्या होती है. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं आपको इज्जत से जवाब दे रहा हूँ. मैं पलट के ही बोल दूँ ये सवाल पूछने वाली आप कौन होती है, हो गई कंट्रोवर्सी. आपने पीला कपड़ा पहना है, मैं कहूँ कि अरे ऐसे मौसम में पीला क्यों, लाल पहनते हैं, हो गई कंट्रोवर्सी. भाई सोशल मीडिया में हर आदमी अपनी बात कह रहा है, मैं आपकी बात तो नहीं कह सकता, मैं तो अपनी ही बात कहूँगा जो मुझे सही लगता है. तो जब मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक मैंने वो देखा, और मैं बहुत सारी चीज़ें ह्यूमर में लिखता हूँ, सटायर की तरह, लोग समझ नहीं पाते. मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ. अभी जैसे कैन फिल्म फेस्टिवल में आप शायद वो सवाल आप भी पूछना चाहते हो, चलिए उसको तब के लिए रख देंगे. लेकिन कैन फिल्म फेस्टिवल में मुझे बड़ा अजीब लगा कि जितनी लड़कियां हैं उनके कैन को चली छोड़ दी, वो आपके सवाल के लिए बचाते हैं. पर मैं देखता हूँ जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉलीवुड में, वहाँ पे एक्टर्स जाते हैं तो लड़कियां स्पेशली, तो उनका जो गाउन है 2-2, 3-3 लड़कियां पीछे ले लेके घूमती हैं. और ये वही एक्ट्रेसेस हैं जो कि ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़े होकर बड़े बड़े लेक्चर दुनिया को देती हैं. ओके, ये वही लोग हैं जिनके सेट के ऊपर
लेडीज़ के लिए वॉशरूम्स, टॉयलेट, बाथरूम्स नहीं होते हैं और वो कभी बोलती भी नहीं है कुछ। उनके वैन में तो होते हैं, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर्स, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम वाली लड़कियां, मेकअप वाली लड़कियां, बेचारियों को इतनी तकलीफ होती है, उनके लिए कुछ नहीं होता है, उनसे किसी को मतलब नहीं। तो मेरे को ये लगा कि ये क्या स्लेवरी है कि 3 लड़कियां, ऐसा कपड़ा कौन पहनता है जिसको 3 लोग लेके जा रहे हैं? आप क्या महारानी हैं, महाराजा हैं? और महाराजाओं का सिस्टम तो हमने खत्म कर दिया इस दुनिया में, इसीलिए कर दिया क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। तो मुझे वो देख के अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसके बारे में अगर मैं लिखता हूँ तो कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास का इंडिया का हर आदमी उससे अग्री करता है। और जो अग्री नहीं करता है मतलब वो आदमी खुद कहीं पे कहीं गड़बड़ है उसके अंदर। तो इसमें कंट्रोवर्सी की क्या बात है? मैंने अभी डॉग्स और बंदरों के बारे में लिखा, तो उसमें कंट्रोवर्सी की क्या बात है? अगर बंदर के बारे में लिखना है, अब किसी को बुरा लग गया कि अरे हम बंदर को तो हम भगवान मानते हैं, आपने हनुमान जी की बुराई कर दी, अरे विवेक अग्निहोत्री ने हनुमान जी की बुराई कर दी, कंट्रोवर्सी करो। तो मेरा इरादा कंट्रोवर्सी का नहीं होता है। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग शांति से बात को सुनना और समझना नहीं चाहते हैं, जो हर समय हर चीज में आउटरीच करना चाहते हैं, उनके लिए कंट्रोवर्सी है। बिल्कुल। फैशन की बात हो रही है तो मैं फैशन ओवर फिल्म्स एट कांस, या ये स्टेटमेंट थी सर। तो मेरे को ये पूछना है कि डिड यू एक्सपीरियंस समथिंग देयर? मैं 2019 में मेरी फिल्म जब द ताशकंद फाइल थी जी, तो उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ, और मैं तो यही सोच के गया था कि यहाँ हर कोई फिल्म की बात कर रहा होगा, लेकिन माहौल ऐसा कुछ हो गया है कि ये फेस्टिवल्स जो हैं अब ये एक इवेंट हो गए हैं। और मैंने देखा कि वहाँ पे सारी इंडियन एक्ट्रेसेस आ रही हैं, मैं बाहर की दुनिया के भी आती हैं, सारी जगह के वही करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी एक्ट्रेसेस करती हैं, जिनका कोई फिल्म से लेना देना नहीं है। जो लोग इंडियन डेलीगेशन से वहाँ गए थे वो कभी कोई फिल्म देखते नहीं है, वो सब बैठ के एक वहाँ पे गॉसिप करते हैं, पंचायत करते हैं, वाइन पीते रहते हैं और शॉपिंग करते रहते हैं। किसी का फिल्मों से कुछ लेना देना ही नहीं है वहाँ पे। अगर आप जाएं तो आधे से अधिक लोग तो वहाँ कैफे में बैठ के बियर पीते रहते हैं दिन भर। देन व्हाई इट्स अ बिग थिंग कि यार इनकी मूवी नहीं आ रही है, यार ये कांस जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग इस बार गए हुए थे, जब मैं जब गया था तब तक कम से कम वही लोग जाते थे जिनकी मूवीज आती थी या जिनको सरकार भेज देती थी। इस बार तो आप देखिए 90% तो वही लोग थे जिनका, आधे तो वो थे जिनने कभी उनके बाप दादों ने फिल्मों में काम नहीं किया है, और बाकी जो वो थे जिनकी फिल्में नहीं थी। तो ये लोग क्यों हैं, क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये बात। इट्स अ बिग थिंग। कांस इतना मुझे लगता है कि ये थोड़ा न्यूज़ में चल जाता है, कांस आ रही है एक्ट्रेस, कांस आ रही है। देखिए जिस चीज़ में आप ग्लैमर और सेक्स जोड़ देंगे वो चीज़ पॉपुलर हो जाएगी, ऐसा मीडिया मानता है। आज का जो मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया है वो इन 2 चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ को तवज्जो देता नहीं है। या तो आप लड़ाई लड़िए, गाली गलौज करिए किसी को, या आप हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर दीजिए, या फिर आप ग्लैमर और सेक्स पे आ जाइए। ये 3-4 चीज़ें होंगी तो वो खूब चलती हैं, और आज नहीं, आदि मानव के वक्त से चलती आ रही हैं। तो उसमें हम और आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले? बिल्कुल सर। आपकी फिल्म मेकिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ कैसे स्टार्ट हुई। मैं एडवर्टाइजिंग करता था, उसके बाद मेरा एक एडवर्टाइजिंग करते थे? हाँ, मैं एडवर्टाइजिंग का ही आदमी हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी एडवर्टाइजिंग की है। फिर एक कोई एड फिल्म थी, उसमें एक फिल्म मेकर थे, अब तो वो भी बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, वो और विक्रम ओबेरॉय करके, ये 2 लोग थे। ये एक एड फिल्म एजेंसी चलाते थे जिसमें एड फिल्म्स बनाते थे, और मैं दिल्ली में था तो मैंने उनको एक एड फिल्म दी थी करने के लिए, जिसमें कुछ उनका क्लाइंट के साथ झगड़ा हो गया, फिर मेरे साथ भी हो गया, मेरा भी उनसे हो गया, कुछ जवानी में कुछ हो गया, तो उन लोगों ने फिल्म छोड़ दी वो अधूरी। अब उसको कोई तो ख़त्म करता उस प्रोजेक्ट को, कोई उस वक्त में मिल नहीं सकता था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही करता हूँ। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि पहले लाइट बोलते हैं कि कैमरा बोलते हैं कि एक्शन बोलते हैं। तो मैं नीचे गया, वहाँ शेखर कपूर वॉज शूटिंग, एक फिल्म थी टाइम मशीन नाम से आमिर खान के साथ, जो बाद में बंद हो गई। तो मैंने शेखर कपूर को छुप छुप के फेमस स्टूडियो में देखा कि वो क्या करता है, एंड देन आई कॉपीड इट, और उस तरह से मेरी वो जर्नी शुरू हुई। फिर एड फिल्म्स करते करते टीवी हो गया शुरू कहीं पे, फिर टीवी करते करते फीचर फिल्म शुरू हो गई। तो ये कोई सोचा हुआ प्लान नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं पैदा हुआ था सोच के कि माँ आशीर्वाद दो मैं फिल्म मेकर बनने जा रहा हूँ। तो ये कई बार ज़िंदगी आपको, व्हेन यू आर फ्लोइंग, आप नदी में बहते जाओ तो कब इलाहाबाद आ जाएगा, कब काशी आ जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है, कौन सा गाँव आ जाएगा आपका। तो उस तरह से जर्नी चलती रही। बिल्कुल। और फिर आप यहाँ आ गए मुंबई। अब आपके सामने बैठा हूँ मैं। सर टीज़र आते ही मतलब कोई भी फिल्म के टीज़र, आपकी ही फिल्म का एग्जांपल लूँगी मैं फ़िलहाल। टीज़र आते ही ना लोग उसे पूरी मूवी नहीं देखते हैं, टीज़र देखते हैं, सर प्रोपेगेंडा
बता देता है फिल्म को, तो उस पर आपकी क्या टेक है सर? उसकी टेक ये देखिए, अभी द वैक्सीन वॉर मेरी अगली फिल्म है, उसका तो टीजर भी नहीं आया, उसका तो कोई प्रॉपर पोस्टर भी नहीं आया, हमने तो सिर्फ एक बोतल डाल दी थी और मैंने ट्विटर में, मेरा पिन है वहाँ पे, सिर्फ ये लिख दिया था द वैक्सीन वॉर, कुछ लिखा भी नहीं क्या है क्या नहीं, क्यों है क्या है कैसे। आप देखिए उसके नीचे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म होगी। भारत के साइंटिस्ट लोगों की भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है, उसके ऊपर अगर कोई फिल्म बनाए इस देश में, एक साइंस फिल्म बनाए और लोग उसको पहले ही प्रोपेगेंडा बोल दें, तो ये मेरे बारे में कुछ नहीं कहता, ये सोसाइटी के बारे में बहुत बड़ी बात कहता है। ये कहता है कि जो सोसाइटी है ये हर चीज़ को एक पक्ष के साथ देखना चाहती है, तो तुम मेरी साइड हो या तुम उसकी साइड हो। और आम जिंदगी में लोग इस तरह नहीं सोचते हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम सारे बोलते हैं, ये सब लोग आप देखिए, पता ही होगा आपको, एल्गोरिथम है वो डिवाइड एंड रूल पे चलता है। लोगों को डिवाइड करो, अगर लोग बहस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। मैं देखिए सुबह आप अगर ध्यान से देखें तो मेरा 70, 80, 90% मैं कहूँगा कम्युनिकेशन जो है बहुत मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग और पॉजिटिव होता है। और मैं किताबी बातें नहीं लिखता हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी से सीखता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ यंग लोगों के साथ। पर आप उसको देख लीजिए कितना ट्रैक्शन मिलता है। और वहाँ जहाँ मैंने एक पॉलिटिकल चीज़ लिखी तो फिर 5,000, 10,000 रीट्वीट्स हो रहे हैं, लाखों में, मिलियंस में लोग उसे देख रहे हैं, फिर न्यूज़ बन रही है, ने ये कंट्रोवर्शियल बात कर दी, वो कंट्रोवर्शियल बात कर दी। अभी अगर मैं आनंद फिल्म एक बड़ी अच्छी खूबसूरत फिल्म है, अगर उसके बारे में एक अच्छी बात लिखूँ या मैं किसी एक्टर की एक्टिंग की अच्छी बात लिखूँ तो किसी को उससे मतलब नहीं है, वो 10 ट्वीट भी नहीं हो। लेकिन मैं लिख दूँ कैन फिल्म फेस्टिवल में ये जो लोग क्या कर रहे हैं जिनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं, तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द मॉडर्न वर्ल्ड एंड आई थिंक हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस बात को कि अब ऐसा ही है। तो सर ये चैलेंजेस और ये क्रिटिसिज्म कैसे कैसे डील करते हैं आप? सारे कमेंट्स, और कई मैं देख रही थी कई ऐसे कमेंट्स भी हैं जो कहते हैं यार ये तो डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। मैं डील ही नहीं करता हूँ। आप किसी से डील करना बंद कर दीजिए तो आपके लिए मैटर ही नहीं करती है। राइट आप जैसे बुद्धा कहीं पे जा रहे थे, गौतम बुद्धा, तो एक गांव में गए तो वहाँ पे एक आदमी ने आके उनको 4 गालियाँ दी और उनके ऊपर थूक दिया। राइट और बुद्धा ने कुछ भी नहीं बोला। तो उनके शिष्य ने आगे जाके उनसे पूछा कि आपके ऊपर उसने थूक दिया, आपको गाली दी, आपने कुछ बोला नहीं? तो उन्होंने बोला ऐसा कब हुआ था? बोले अरे कुछ वक्त तो पहले हुआ था, आपने ऐसा किया था। कहा अच्छा ऐसा कुछ हुआ था? हाँ ठीक है, किसी ने मुझे कुछ दिया होगा लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं था तो मैंने लिया ही नहीं, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो आप जैसे मार्केट में जाते हैं, वहाँ इतनी सारी चीज़ें चिल्ला चिल्ला के दुकानों में आपसे कहती हैं मुझे खरीदो मुझे खरीदो मुझे खरीदो। लेकिन अब जैसे अगर मैं हूँ, अगर कोई बच्चों की चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे वो खरीदनी नहीं, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं उस डिपार्टमेंट में ही नहीं जाता हूँ। तो अगर कोई गाली दे रहा है, ट्रोल कर रहा है, तो मैं उससे डील ही नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे मतलब ही नहीं है। ये तो लोग आके सवाल पूछते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में, पर मेरी तो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल लाइफ है। इतना तो आपको भी मुझसे मिलके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। तो सर जैसे कि कई सोशल टॉपिक्स हैं जिस पे, या कोई ऐसा सोशल टॉपिक जिस पे आप काम करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी फिल्म के थ्रू? मैं देखिए 2 चीज़ों पे, एक पे तो मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ जो एक इंडिक रेनेसां है। हाँ। मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में, आप भी अग्री करेंगी, आप भी ये फील करती होंगी क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कि इंडिया में पिछले कुछ डिकेड्स में आर्ट और कल्चर, लिटरेचर, इनका बहुत पतन हुआ है। आज मैं जब बड़ा हो रहा था, मुझसे कोई पूछता कि अच्छा भारत के 5 अभी मॉडर्न कवि कौन से हैं, तो मैं यूं करके 5 नहीं 50 नाम गिना देता। कोई बोलता 5 साहित्यकार कौन है, मैं नाम गिना देता। कोई बोलता 5 थिएटर की पर्सनैलिटीज कौन सी हैं, या कहता अच्छा बताओ मुझे 5 ग्रेट डायरेक्टर्स कौन से हैं, तो आप सब गिना सकते थे। आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं 5 आज के, अमजद अली खान वगैरह का नाम मत लीजिएगा, आज के कॉन्टेम्प्रेरी 5 क्लासिकल सिंगर कौन से हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के, आप एक नाम नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे बोलूँ 5 डांसर्स बताइए आप आज के, आप बता नहीं पाएंगे। मैं आपसे बोलूँ 5 कवि बता, आप मुझे 2 नाम नहीं बता पाएंगी। कवियों में नाम बताएंगी तो आप मनोज मंतशर का नाम बता देंगी, या अपने विश्वास जी का नाम बता देंगी, क्योंकि वो एक पॉपुलर फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिक्स फिल्म से। पर असली कवि जो होते हैं आप नाम नहीं बता सकती, आप नहीं कर पाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि आप 5 मुझे बताइए नॉवेल्स, जो इंडियन नॉवेल्स हैं पिछले 10 साल के, आपको नहीं पता होंगे।
5 अच्छे आर्टिकल्स आपने पढ़े हो। हमने आर्ट लिटरेचर ये ख़त्म कर दिया है। तो उस जो रेनेसां होता है उसमें, जैसे यूरोप में हुआ था रेनेसां या बंगाल में हुआ था, ऐसी प्रतिभाएं निकलती हैं उसके अंदर, वही राष्ट्र को, देश को, समाज को आगे ले जा सकती हैं। उस पर हमारी जो फाउंडेशन है, आई एम बुद्धा फाउंडेशन, उसमें मैं बहुत काम करता हूँ। मैं जो स्पीचेस देता हूँ, आपने मेरे इतने लेक्चर्स देखे होंगे दुनिया भर के, वो क्या है, वो आई एम बुद्धा फाउंडेशन में मैं फ्री में करता हूँ। मैं जा जाके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में यंग स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ। जो भी हो सकता है उसका नतीजा आज कुछ भी ना हो, तो दैट इज़ वन थिंग आई एम डूइंग अ लॉट। दूसरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है भारत की योगा के अलावा हमारी एक बहुत बड़ी जो देन है वो है स्पिरिचुअलिटी। ओके, लेकिन उस स्पिरिचुअलिटी को हम लोग हमेशा मेडिटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि बैठ के मेडिटेशन करो, जबकि असली स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ही नहीं। मेडिटेशन तो उसका एक पार्ट है, एक टूल है, उसमें से एक छोटी चीज़ है, वो एक बड़ा दायरा है। तो मैं उसमें सात्विक लाइफस्टाइल है, एक सिंपल लाइफस्टाइल है, सर्विस ओरिएंटेड लाइफस्टाइल है। उस स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी, आपने देखा सुबह क्रिएटिव कॉन्शियसनेस पे लिखता हूँ। वो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस क्या है, मैं यंग जनरेशन, अगर मैं यंग जनरेशन से अभी मैं माइंडफुलनेस और कॉन्शियसनेस की बात करूंगा तो यंग जनरेशन जो है वो कहीं अरे फिर से वही पकाने आ गए। लेकिन जैसे ही मैं उसे क्रिएटिव कॉन्शियसनेस बोलता हूँ, जो कि एक्चुअली क्रिएटिविटी ही भगवान है और क्या ईश्वर क्या है, तो इमीडिएटली यंग लोग उससे जुड़ जाते हैं, फिर उस बात को सोचते हैं, समझते हैं। मैं सात्विक लाइफस्टाइल को अभी एक योगी की तरह बोलूँ तो उससे यंग जनरेशन नहीं जुड़ती है, लेकिन जैसे ही मैं उसको एक अलग तरह से बोलता हूँ तो उसके साथ जुड़ते हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स तो मैं कई सालों से करता रहा हूँ, बट नाउ आई एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम। मैं एक अर्थ को लेके, अर्थ कॉन्शियसनेस पे एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, एंड आई वांट टू डू लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन दैट सब्जेक्ट, अर्थ कॉन्शियसनेस पे। एनवायरनमेंट हो गया, नेचर हो गया, ऑल दीज थिंग्स। तो अचानक ये चेंज कैसे? अचानक नहीं, मैं बहुत अरसे से करता आ रहा हूँ, लेकिन उसे मैंने कंसोलिडेट नहीं किया, तो मैं बिजी भी बहुत रहा हूँ। लेकिन अब मैं उसके ऊपर वी आर स्पेंडिंग टाइम, रिसोर्सेज, रिसर्च, मनी, एंड आई वांट टू कंसोलिडेट दैट। सर, एज अ फिल्म मेकर, करंट स्टेट क्या है हमारी इंडस्ट्री का फिलहाल? हमारे आपका इंडस्ट्री होगी, मेरी नहीं है वो। मैं अपने को बॉलीवुड का पार्ट नहीं मानता हूँ। ओके, लेकिन हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ मेजर क्राइसिस, एट द सेम टाइम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। क्राइसिस ये है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो सोसाइटी से इतने कट गए, मुझे नहीं लगता अब वो दोबारा कभी कनेक्ट कर पाएंगे सोसाइटी से। इसीलिए देखिए, जितनी फिल्में बनती हैं उनमें कॉमन मैन ही नहीं है। कहाँ है कॉमन मैन? आप देखिए, जो सबसे बड़ी लव स्टोरीज हैं वो कौन ऐसा होता है, लड़का लड़की? आपके स्टूडेंट ऑफ द ईयर में स्टूडेंट कहीं इंडिया में आपने देखा है ऐसा? आप कहाँ मिलते हैं आपको बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स? नहीं मिलते हैं आपको। ओके, सो प्रॉब्लम ये है कि हम सोसाइटी से इतना कट गए हैं कि हमारे यहाँ ना तो फैमिलीज दिखती हैं, ना ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। आप कभी आपने देखा है कि उड़ान फिल्म में देखा होगा आपने, कभी झारखंड का देखा है कोई लड़का लड़की फिल्म के अंदर? हमने सब कुछ लाके सीमित कर दिया है बॉम्बे, बैंड्रा, ब्रीच कैंडी में, और तो ऑडियंस उसको लात मारने लगी है। दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन ये हो रहा है कि जो कि आई स्टार्टेड विद बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, कि एक ऐसे सोशो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाना। उसके बाद ताशकंद फाइल्स हम लेके आए, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात थी। कौन सोच सकता था? कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा कभी हो सकता है? फिर कश्मीर फाइल्स हम लेके आए, अभी हम वैक्सीन वॉर कर रहा हूँ, दैट दिल्ली फाइल्स आई एम डूइंग, लॉट्स ऑफ अदर फिल्म्स वी आर डूइंग। फिर उसके बाद जैसे कंतारा आई एक फिल्म, उसमें एक इंडियन ट्रेडिशंस की बात थी। हालांकि कई लोगों ने बोला भूत प्रेत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं भाई, ठीक है, चलो जो भी है तो हमारी कहानी, हम विदेशी कहानी तो नहीं बना रहे हैं। फिर अभी जैसे केरला स्टोरी आई है। ऐसे मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि क्यों ये फिल्में चल रही हैं, आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, ऑडियंस तो वही है, लोग तो वही हैं। कल तक वो कुछ होता है देखते थे, ठीक है, आज नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। क्या कारण है? तो ये फिल्म इंडस्ट्री को भी सोचनी चाहिए ये बात कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक तो वो अलग हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, क्राइसिस क्या है कि सारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन आप बताइए, आपने कभी किसी के इंटरव्यू में पिछले 5 साल में सुना है उन्होंने कभी एक्टिंग की बात की हो? आप एक इंटरव्यू बताइए जिसमें ये स्टार्स ने या एक्टर्स ने कभी एक्टिंग की बात की हो। जो उनका प्रोफेशन है उसको छोड़ के बाकी सब करते हैं। तीसरा, हर समय इंस्टाग्राम में अगर आप नाचते रहेंगे और रील्स बनाते रहेंगे तो आप फिर एक्टिंग के बारे में कैसे बात की जाए आपसे? अगर एक डॉक्टर जो है अगर वो रील्स बनाने लगे तो आप उससे आके इलाज कराएंगे अपना? नहीं कराएंगे।
तो फिर मैं एक्टर की फिल्म क्यों देखूं जो कि एक्टिंग की बात नहीं करता और बाकी दुनिया भर की बात करता है। तो इस कारण इनका क्या प्रॉब्लम हो गया है कि आज बड़े से बड़े स्टार्स, मुझे बहुत दुख हुआ देख के कि आमिर खान, में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उनके क्राफ्ट की, उनकी पॉलिटिक्स की नहीं, उनकी एक्टिंग की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। आज आमिर खान जैसे लोगों को भी, अक्षय कुमार जैसे लोगों को भी, रणबीर कपूर इतना ब्रिलियंट एक्टर है, इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ मॉडर्न टाइम। ऐसे एक्टर्स को जाके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास जाके नाचना पड़े तो बहुत शर्म की बात है। ये इसका मतलब ये है कहीं पे यू आर कोलैप्सिंग। आपको दूसरे क्रचेस की जरूरत है। लोगों को स्टार्स के पास आना चाहिए और स्टार्स लेकिन आज जाके इन्फ्लुएंसर्स, आई थिंक तो ये उनकी क्राइसिस है। ऑडियंस का भी एक चेंज देखने को मिला है सर पिछले कुछ सालों में, आफ्टर कोविड ही बेसिकली उनका भी जो टेस्ट है वो बदल गया। हम भी खुद ही अब आजकल मोस्टली देख रहे हैं कि जो सारी फिल्में हम नहीं देखना चाहते एज एन ऑडियंस जी। और अगर आप देखें तो आपकी फिल्म जब आई थी तब से और लोगों का एकदम चेंज हो गया कि यार, और वेट कर रहे लोग आपकी फिल्मों का कि अब कब आपकी फिल्म आएंगी, कब आपकी फिल्म आएंगी। हमारे आधे क्वेश्चंस भी उस पर ही हैं जो हमने आज सवाल पूछा था सुबह, तो लोग कब बंगाल फाइल्स लेकर आएंगे। तो अभी तो सबसे पहले द वैक्सीन वॉर आ रही है अगले कुछ एक महीने में, एंड आई थिंक वो बहुत ही डिफरेंट फिल्म है और बहुत लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि वो इंडिया की स्टोरी है जो शायद कोई बताएगा नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से कैसे इंडियन साइंटिस्ट, स्पेशली वुमेन साइंटिस्ट, यू विल फील वेरी गुड। एंड जितनी आपको अपनी माँ बहनों पे गर्व हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हाउ ग्रेट अवर वुमेन आर इन इंडिया। तो वो आ रही है, लेकिन ऑडियंस चेंज नहीं हुई है, ऑडियंस का वेन्यू चेंज हो गया है। जो पहले मल्टीप्लेक्स ऑडियंस जिसको हम बोलते थे वो थोड़ी वेस्टर्न अर्बन टाइप की ऑडियंस थी, तो उसको ये बास्केटबॉल खेलते हुए स्टूडेंट्स ठीक ठाक लग जाते थे, वो देख लेती थी, चला लेती थी काम अपना, जो नॉन इंडियन स्टोरीज हैं। अब क्या हुआ, कोविड के वक्त में ये सारी की सारी ऑडियंस ने अपने घर में बड़े बड़े टीवी और होम थिएटर्स लगा लिए और इनने थिएटर में आना बंद कर दिया, तो मल्टीप्लेक्सेस हो गए खाली। लेकिन जो नीचे की ऑडियंस थी, जो सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस थी, वो मल्टीप्लेक्स में आ गई है, करेक्ट। तो उसको चाहिए इंडियन मसाला, इंडियन स्टोरीज, इंडियन सब कुछ। तभी आप देखिए कि विच आर द बिगेस्ट हिट्स। अगर आप देखें तो कोविड के बाद में पुष्पा, देसी एकदम, राइट, यही पुष्पा कोविड के पहले मल्टीप्लेक्स में कभी नहीं चल सकती थी, सवाल ही नहीं उठता था। कहाँ वो हीरो गंदी चप्पल पहना हुआ है, चप्पल भी निकल रही है, कहाँ उस तरह की फिल्में चलती थी। KGF टोटल मसाला सिंगल स्क्रीन फिल्म, वो क्यों चली मल्टीप्लेक्स में। उसके बाद आप देखिए कंतारा चली, कश्मीर फाइल्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, क्यों है। मैं भी गया था कानवा लखनऊ में एक लोकेशन देखने, तो शमशान घाट जो लोग चलाते हैं, उनने हम लोकेशन देखने गए थे वैक्सीन के लिए शमशान घाट की, तो अचानक पीछे से 10-15 लोग आ गए और कहने लगे, अरे सर आपकी हमने फिल्म देखी थी, फोटो खिंचानी है, और हमने तो फिल्म नहीं देखी, हमने तो उसके 4 शोज बुक किए थे, शमशान घाट जितनी एसोसिएशन है, और हमने सारे शमशान घाट वालों को दिखाई। तो मैंने कहा अच्छा आप हमेशा करते हैं फिल्म? कहते नहीं, हमने तो 20-25 साल में कभी कोई फिल्म नहीं देखी है। वहां तक फिल्म पहुंची, और कहां देखी उसने? PVR में जाके देखी। तो ये शमशान घाट जो लोग चलाते हैं, आप कभी कल्पना, कोई सोच सकता है वो भी ऑडियंस होगी आपकी? कश्मीर फाइल ने उसको कन्वर्ट किया ऑडियंस में। तो वी रिवाइव द बिजनेस, वी ब्रॉट दीज पीपल। आपने देखा वो लोग व्हील चेयर में, 80 साल के लोग, 90 साल के साधु सन्यासी सब चले जा रहे हैं। अब कई लोगों को बुरा लगता है साधु लोग क्यों जा रहे हैं, अरे भाई उनका हक नहीं क्या फिल्म देखने का। एज अ फिल्म मेकर अगर नई ऑडियंस खुल रही है, फिर इस फिल्म ने फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ऐसे ऐसे कंट्रीज और सिटीज में जिनके नाम मैं जानता भी नहीं, वहां पे थिएटर्स खोल दिए इंडियन फिल्म्स के लिए। तो विच मीन्स कि ये जो नीचे की ऑडियंस जिसको हम बोलते हैं, नीचे मतलब दर्जे में नहीं, लेकिन वो ऑडियंस जिसने फिल्मों में जाना छोड़ दिया था और जो टीवी ही देखने लगी थी, आज वो ऑडियंस मल्टीप्लेक्स में आ गई है। और पठान भी तो चली, क्यों? मसाला फिल्म है, टोटल मसाला है, कोई वोकनेस नहीं है। आप ये देखिए, वोकिज्म की फिल्में इंडिया में नहीं चलेंगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। आई तो थी अभी वैक्सीन नहीं, कोविड के ऊपर अभी आई तो थी वोकिज्म टाइप की फिल्म, राइट। क्या हुआ?
इतनी कंट्रोवर्सी भी हुई। अच्छा, कंट्रोवर्सी से अगर फिल्में चलती हैं तो वोकिज्म के ऊपर जो फिल्म आई थी उसको तो लेके इतनी वो क्या जो भी थी, कोविड में अभी आई थी, मैं नाम भूल गया हूँ, तो उसमें इतना उसका वो हुआ कंट्रोवर्सी, लेकिन 4 लोगों ने भी नहीं देखी। क्यों? ये भारत है, हम रिश्ते वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं। हमको या तो ऐसी कोई चीज़ दिखाओ जो हमने पहले देखी नहीं हो, हमें कोई नई चीज़ बताओ, या फिर हमको वो दिखाओ जो मैं अपने माँ बाप, अपने दादा दादी के साथ बैठ के देख सकता हूँ। सिंपल सी बात है। सर, आपकी फिल्मों में मोस्टली गाना कम, ना कोई बड़ा स्टार, क्राइटेरिया क्या है बेसिकली आपका फिल्मों का? नहीं, हमारी बड़ा स्टार मतलब जिनको एक्टिंग नहीं आती है उन लोगों को लूँ मैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिल्म बनाता हूँ। हाँ। तो अगर आप गाड़ी खरीदती हैं तो जो पहिया गोल होकर चलना चाहिए ना, तो इसी तरह से एक्टर को एक्टिंग करनी चाहिए ना। आपकी कंपनी में अगर आपको जर्नलिज्म नहीं आती तो आपको रखेंगे नौकरी पे? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप रखेंगे जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं आती? डॉक्टर को रखेंगे, इंजीनियर को रखेंगे, टीचर को रखेंगे जिसको पढ़ाना नहीं आता? आप अपने घर में कुक रखेंगे जिसको खाना बनाना नहीं आता? तो फिर फिल्म में उस आदमी को क्यों लिया जाए जिसको एक्टिंग नहीं आती? और मेरी फिल्म में तो मुठिंदा तीन बार नेशनल अवार्ड मिले हैं, अनुपम खेर को 3 बार नेशनल अवार्ड मिले हैं, पल्लवी को 2 बार नेशनल अवार्ड मिले हैं, श्वेता को हमने लिया था, श्वेता को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, प्रकाश बालब्राड़े को लेते हैं, उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। अभी मेरी अगली फिल्म में नाना पाटेकर है, उनको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, पल्लवी को मिले हुए हैं, मुझे मिला हुआ है। तो हम तो नेशनल अवार्ड को मानते हैं, तो हम फिल्म फेयर को नहीं मानते, हम नेशनल अवार्ड को मानते हैं। नेशनल अवार्ड जिनको मिला है उनको हम अपनी फिल्म में बहुत खुशी से लेते हैं। नहीं भी मिला हो, आप बहुत अच्छे एक्टर हो तो हम आपको लेते हैं। जिनको लिखना आता है उनके साथ काम करते हैं, जिनको एडिटिंग आती है उनके साथ काम करते हैं, जिनको संगीत आता है उनके साथ काम करते हैं, जिनको एक्टिंग आती है उनके साथ काम करते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया एक्टिंग है, हमारा क्राइटेरिया ये एयरपोर्ट में आने जाने वाले लोगों जिनके रील्स बनती हैं, हम उन लोगों को नहीं लेते हैं। सर, आपकी मोस्टली फिल्मों में पल्लवी मैम होती ही हैं, तो क्या मैं ये समझ लूँ कि ये वो आपकी लकी चार्म है? नहीं, लकी चार्म नहीं है, पल्लवी को और लोगों ने भी लिया हुआ है, श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी। मेरी फिल्मों में इसलिए लेता हूँ बिकॉज पल्लवी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ आवर कंट्री। मुकुंदा को भी लेता हूँ, खेर साहब को भी लेता हूँ। मेरी बुद्धा ट्रैफिक जैम में भी खेर साहब थे, उसके बाद कश्मीर फाइल्स में भी थे, वैक्सीन वॉर में भी हैं, अगली में भी होंगे। मिठुंदा मेरी हर फिल्म में है। अभी मैंने नाना पाटेकर के साथ काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है मेरी अगली फिल्म में नाना भी हों। तो जो लोग मेरे को अच्छे लगते हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं और जिनके साथ मैं कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ, उनको लेता हूँ। ये सोच के नहीं लेते कि अच्छा पल्लवी है इसलिए उसको ले लो। दैट्स नॉट द रीजन। सर, अवार्ड्स को लेकर आपका क्या टेक है? मतलब अवार्ड्स आज के डेट में सिर्फ एक रिचुअल रह गया है कि हाँ अवार्ड जाकर लेना है, दैट्स इट, अपने हमारा नाम हो रहा है कि अवार्ड से और फिल्मों ये अवार्ड्स है ही नहीं। पहली बात तो इनको अवार्ड्स बोलना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इनको जैसे दिवाली में नहीं, आपके घर में किसी ने सोहन पापड़ी भेजी, आपने बिना खोले किसी और के घर में भेज दी, तो ये गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम जो होता है ना, ये बेसिकली वो है, ये ट्रॉफी एक्सचेंज सिस्टम है। इसका कुछ अवार्ड से लेना देना नहीं है। अवार्ड्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट करप्ट प्रैक्टिस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। और अगर मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई दुनिया हो जिसमें ऐसा संभव है, तो अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री को बचाना है तो सबसे पहले इन अवार्ड्स को बंद करना चाहिए। दे आर सो बैड एंड सो करप्ट, यू कांट इवन इमेजिन। राइट सर, मोस्ट ऑफ इन योर इंटरव्यूज मैंने सुना है कि यू सेड कि करण जौहर इज द पावरफुल पर्सन। नहीं है क्या? मेरे कहने से आपको लगा ऐसा? आई डोंट थिंक सो, ही इज राइट नाउ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। सर, एक भी फिल्म में नहीं चलती। अब देखिए, आपने जो बोला अब कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आपका इतना आपका स्टेटमेंट उठा के डाल दें, कंट्रोवर्सी हो जाएगी क्योंकि आपने सच बोल दिया। ऐसा आपको लग रहा है? क्यों नहीं है पावरफुल? क्यों नहीं है? जो आदमी आप डॉक्टर हैं? नहीं। अगर मैं आपको इंडिया का सबसे रईस और महंगा डॉक्टर बना दूं तो मेरे में ताकत है कि नहीं है? तो जो आदमी नॉन एक्टर्स को फिल्मों के हीरो हीरोइन बना सकता है, वो आदमी ताकतवर तो होगा। जो कई लोगों के करियर्स बर्बाद कर दे, अरे ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई बैठ के प्लान करते हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है और अगर मैं आपको बॉम्बे टाइम्स में फोटो छपवा के आपको स्टार बना दूं, तो आप किसी एक जो आदमी डिजर्व करता है उसका हक भी तो छीन रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो क्यों नहीं है? बिल्कुल पावरफुल। पावर, यही तो पावर होता है। और उनके एक फोन करने या एक मैसेज में जितने बड़े बड़े स्टार्स हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स, सब उनके लाइन लगा के नहीं खड़े हो जाते हैं। तो पावर किसके पास है? मेरे कहने से तो एक आदमी नहीं आएगा। दूसरा, सबका कहना है हाउ कैन आई से नो टू करण जी।
किसी एक्टर में इतनी हिम्मत है कि बोल दे कि नहीं मैं इस फिल्म आपकी फिल्म नहीं करूँगा या करूँगी। फिर दूसरा, आप सारे जो एक्टर्स आते हैं नए नए, उनसे पूछिए व्हाट इज़ योर ड्रीम, कहेंगे माई ड्रीम इज़ टू वर्क विद करण जौहर। तो जो जो यंग बच्चे जिनका ड्रीम देखते हैं वो पावरफुल नहीं है, तो कौन पावरफुल है? So not going back anytime in Bollywood. बैक मतलब मैंने बैक क्या, मैं तो हूँ ही नहीं। मैंने आपको बोला ना वही बुद्धा वाली बात कि आई मीन देयर इज नो नीड फॉर मी टू गो बैक। So you're working as an independent only. आई एम एन इंडिपेंडेंट फुल्ली। हम अपना पैसा खुद रेज करते हैं, हम खुद अपने मेहनत से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिल्मों को, खुद मार्केट करते हैं। आपने सारी मेरी फिल्मों की मार्केटिंग देखी, मैं खुद आगे जाके करता हूँ। हम स्टार्स को लेके नहीं जाते, बॉलीवुड की तरह से नहीं करते। हम कहीं जाके नाचते नहीं, गाते नहीं, खीखी ही नहीं करते। हम अपनी फिल्म की बात करते हैं। वैक्सीन वॉर भी मैं और पल्लवी प्रोड्यूसर है, मैं डायरेक्टर हूँ, और हम दोनों अपनी ताकत पे हमने डिसाइड किया अपने पैसे से फिल्म बनाई है, किसी से और के पैसे से नहीं बनाई है, अपने स्ट्रगल के साथ बनाई है, और हम ही उस फिल्म को आगे लेके जाएंगे, उसकी कहानी दुनिया को बताएंगे। कश्मीर फाइल्स पे एक सवाल जी। पूछूंगी सर। कश्मीर फाइल्स जब आ गई थी, जब इतना नाम हुआ फिल्म का, इतनी रिकॉर्ड्स आई, काफ़ी अच्छा फिल्म ने कमाया, लोगों को इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है कि कितने चैलेंजेस भी फेस होंगे जब आप इसके पीछे रिसर्च कर रहे थे। कुछ 7,000 लोग थे जो रिसर्च कर रहे थे, आप जेनोसाइड, हाँ जी 700 लोग थे जो कर रहे थे। तो इसके पीछे की जो कहानी है सर, वो अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। अब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ उस बारे में, लेकिन उसकी कहानी है। पहली बात तो हमें यही नहीं पता था इसकी फिल्म बनेगी। जब हमसे कश्मीरी पंडित लोगों ने बोला कि हमारी समस्या पे कभी कोई फिल्म बॉलीवुड में क्यों नहीं बनाता, हमने कहा देखिए हम तो बॉलीवुड में नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर विवेक जी आप भी नहीं बनाएंगे तो हमारी कहानी कभी किसी को पता ही नहीं चलेगी। और ये क्या हमारी कहानी है कि भारत की कहानी है? आप भारत के बारे में इतना बोलते हैं, आप हमेशा भारत का नाम दुनिया में जाके चिल्लाते हैं कि भारत इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो जो भारत के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है इसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं? दैट एक्चुअली चैलेंज माई कॉन्शियंस। और मुझे लगा नहीं, इसके बारे में मुझे पता करना चाहिए। फिर हमने उनसे बोला कि अच्छा आपके जितने विक्टिम्स बचे हुए हैं आज की तारीख में, जो लोग अभी हैं जिंदा, क्या आप हमें उनसे मिलवा सकते हैं? हम उन लोगों के लाइव इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं। एंड वी डिड दैट। पर उससे भी बड़ा चैलेंज ये था, कोई इस फिल्म में एक पैसा लगाने को तैयार नहीं था, कोई ये नहीं चाहता था ये फिल्म रिलीज़ हो। दूसरी तरफ जो टेरर ग्रुप्स हैं उन लोगों की थ्रेट्स थी, फिर फतवे निकले हमारे नाम पे, सिक्योरिटी के इतने इश्यूज अभी भी हैं, अब तो और भी ज़्यादा है। तो वो सब हुआ। फिर कोई डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं था। कितने थोड़े बहुत थिएटर में किसी तरह एक औपचारिकता के नाम पे उसको रिलीज़ किया गया, वो तो फिल्म की किस। तो हमने क्या किया था, मार्केटिंग के पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, चबन्नी भी नहीं थी। तो हमने क्या किया कि हमने अपने थोड़े बहुत पैसों से हमने कहा कि अच्छा फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हम लोगों को दिखाते हैं। तो हमने अमेरिका में जाके लोगों को दिखाना शुरू किया। कोई फिल्म मेकर आपको नहीं मिलेगा, आप इतने इंटरव्यू करती हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा क्या तुम रिलीज़ के 3 महीने पहले से अपनी फिल्म जाके प्रॉपर थिएटर्स में 400 500 लोगों को अलग अलग शहरों में दिखाओगे क्या? किसी की हिम्मत नहीं है। सब कहेंगे अरे यार कहीं बुराई हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया तो फिल्म मर जाएगी। तो हमने जाके दिखाया। जब हमने दिखाया तो लोगों ने अपने आप फिर व्हाट्सएप पे अपने माँ बाप को या अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को बोलना शुरू किया, और फिल्म धीरे 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 लोगों के कॉन्शियसनेस में घुसती गई। तो बाय द टाइम इट केम हियर, नोबडी बिलीव्ड इन दिस फिल्म। फिल्म में गाना नहीं था, एंडी कैसे होती है आप देखिए ट्रेजेडी पे इतनी, तो लोगों ने कहा ट्रेजिक फिल्म ऐसे चलती नहीं है। पर जब हमने दिखाया तो आई रियलाइज कि लोग ना 5-5 मिनट अपनी सीट पे बैठे रहते थे, बगल वाले को भी नहीं देखते थे, चाहे उनके माँ बाप हो या पति पत्नी हो, कि दे फेल्ट सो एक्सपोज, दे फेल्ट सो नेकेड। उनको लगा जैसे हम किसी ने हमें काट, एवरीबडी सीइंग अस विदाउट क्लोथ्स, ऐसा लोगों को लगा। तो सन्नाटा हो जाता था सब जगह पे। एंड तो लोगों ने कहा यार इतना डिप्रेसिंग फिल्म तो कोई नहीं देखेगा, और देख के दूसरे को नहीं बोलेगा कि देखो। बट आई बिलीव्ड इन इट। आई सेड अगर ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है भारत के लिए, अगर लोग इस स्टोरी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मतलब वी आर अ डूम्ड सोसाइटी। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर इस फिल्म को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर देन आई विल फॉरगेट इट। मैंने भाड़ में जाए फिर फिल्म मेकिंग, मैं अपना जो कर सकता हूँ वो करूँगा, आई विल गो बैक टू एडवर्टाइजिंग। लेकिन सरस्वती की कृपा थी कि लोगों ने एक्सेप्ट किया। सर हेट स्टोरी फिल्म आई थी आपकी, एक रोमांटिक फिल्म थी, उसके बाद आपने सीधे हार्डकोर पर स्विच किया, क्यों ये चेंज? देखिए हेट स्टोरी के ये मेरा चल रहा था, मैं परेशान था, क्योंकि गोल बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस इंडस्ट्री में आपकी औकात उतनी है जितनी आपके स्टार की है। आपका स्टार अगर उस वक्त चल रहा है तो आप भी अच्छे माने जाओगे, अगर उसके कारण फिल्म नहीं चली तो आपको भी बेकार डायरेक्टर बना दिया जाएगा।
तो मैंने कहा मैं इसलिए तो इस फिल्म इंडस्ट्री में आया नहीं था कि मैं किसी और के ऊपर मैं कठपुतली हूँ और कोई और मेरी डोर संभाले। मैंने कहा नहीं, तो आई मेंटली रिजाइन फ्रॉम हियर। पर मेरी इतनी बुरी हालत थी, आई हैड नो मनी, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था कि मैं वापस अपने गाँव जाना पड़े। तो हेट स्टोरी अचानक कहीं से आ गई, भगवान ने एक वरदान की तरह भेजा, तो उससे मुझे कुछ पैसे मिल गए जिसके कारण आई कुड सर्वाइव। तो उससे मुझे ये समझ में आ गया अब मैं 1-1.5 साल तक जिंदा रह सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने बुद्धा ट्रैफिक जैम बनाई, या रिजाइन फ्रॉम आफ्टर हेट स्टोरी। फिर मैंने बुद्धा ट्रैफिक जैम बनाई जो 75 लाख रुपए में हमने बनाई थी। फिर वो फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई। उसके बाद फिर ताशकंद फाइल्स। सर दिल्ली फाइल्स के बारे में कुछ रिवील करना चाहेंगे या? दिल्ली फाइल्स देखिए, मैं बेसिकली भारत के पार्टीशन के बारे में किसी को नहीं पता है। जो पता है वो गदर फिल्म देख के कि अच्छा कई लोग कट गए थे, मर गए थे, ट्रेनों में आ रहे थे, बस इतना ही पता है। और ये पता है कि हाँ एक जिन्ना थे जो विलन थे और उन्होंने भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया। लेकिन अगर सिर्फ जिन्ना ही विलन थे तो हमारे लोग क्या कर रहे थे? उनने भी तो नहीं रोका पार्टीशन को। करेक्ट। तो हमको पूरी हिस्ट्री और पार्टीशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या बोला उस वक्त में, और क्या कारण है कि पार्टीशन होने के बाद भी आज तक कम्युनल कत्लेआम इस देश में रुका नहीं है। तो ये, और पार्टीशन हुआ था बंगाल में, तो बंगाल में कैसे पार्टीशन के बाद अभी तक ये जो वायलेंस चली आ रही है उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कारण है, मोटा मोटा बता रहा हूँ उसके बारे में है, मोटा मोटा उसके बारे में। बट फिल्म इज वेरी इंटेंस। कब तक आने का? ये नेक्स्ट ईयर आएगी। अभी वैक्सीन वॉर के बाद आई एम शूटिंग इट। हमारा रिसर्च चल रहा है। जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था ना 22 मार्च 2020 को, तब से हमने कमीशन किया था रिसर्च और तब से चल रहा है। अब वो रिसर्च कंप्लीट होने जा रहा है और हम लोग होपफुली 2024 में रिलीज करेंगे। टीजर भी नहीं आई है बट कंट्रोवर्सी है ऑलरेडी इसमें। अब कंट्रोवर्सी तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी। अब मैं सुबह गुड मॉर्निंग बोलता हूँ उस पर भी कंट्रोवर्सी होती है किसी भी बात को लेके। कल मैंने लिखा कि अच्छा बिल्डिंगों में पेड़ पौधे क्यों नहीं लग सकते, उस पर भी लोगों ने चालू कर दिया, अरे ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये तो रईसों का है, ये वो। अच्छा आप तो लोग परेशान हैं अपनी जिंदगियों से, किसी को गाली देना चाहते हैं तो आप जो बोले उसका उल्टा बोलना चाहते हैं लोग। बिल्कुल। सर 2 सवाल लेंगे हमारे इंस्टाग्राम के कुछ यूजर्स के। जी। तेजस्वी तिवारी हैं, इन्होंने पूछा है व्हाट्स योर स्टैंड ऑन नसीरुद्दीन शाह's comment that Muslim hating has become fashionable? I would say hating has become fashionable and hating has become like a psychological need of human beings। और इसके पीछे सोशल मीडिया जिम्मेदार है पूरी तरह से। 100% इसका क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है। ये अभिषेक हैं, पूछ रहे हैं बंगाल फाइल कब तक आएंगी? उसका नाम बंगाल फाइल्स नहीं है पहली बात तो, और उसका नाम है द दिल्ली फाइल्स। ओके, क्योंकि बंगाल से बड़ा दिल्ली है और भारत में जो भी होता है वो दिल्ली के कारण होता है। ये मत सोचिए कि अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। तो इट्स कॉल्ड दिल्ली फाइल्स। लेकिन हाँ बंगाल की ही कहानी है वो, 2024 में आएगी। सर ये अंकिता पूछ रही है पल्लवी जोशी मैम से कैसे मिले आप और कैसे स्टार्ट हुई आप दोनों की कहानी? अरे ये तो फिर फिल्म बनानी पड़ेगी इसके ऊपर। जैसे हर आदमी की होती है कहानी, आपको 1000 लोगों की भीड़ में कोई दिखता है और अचानक आप की आँख, क्या बोलते हैं हमारे यूपी में, आँख मटक्का होता है और जीवन भर के लिए रिश्ता बन जाता है। तो वैसी ही कहानी है। उसको अगर मैं एक स्टोरी टेलर की तरह सुनाऊंगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, आप सुनती रहेंगी। लेकिन सबकी कहानियाँ ही उतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। से तो बता सकते हैं। नहीं, कभी और मौके पे बताएंगे। वो कोई ऐसी फिर लंबी बात छिड़ जाएगी तो यार। ठीक है सर, कोई हैम्पर नहीं है हमारा। नेक्स्ट सेगमेंट जो है रैपिड फायर है, कोई हैम्पर नहीं है। ठीक है। सवाल है जल्दी। सर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर गॉट फॉर योर एनी ऑफ द फिल्म? कश्मीर फाइल्स देखने के बाद जो आपने लास्ट में देखा था गिरजा देवी का जो किस्सा, उनकी फैमिली वालों ने मुझे मेल भेजा कि हम 32 साल से हम लोगों ने कभी दीदी के बारे में बात नहीं करी है, गिरजा जी के बारे में, और आपकी फिल्म देखने के बाद हम सब ने एक दूसरे को कॉल किया एंड वी क्राइड द होल नाइट। और हमारी फैमिली की हीलिंग इस फिल्म को देखने के बाद शुरू हुई है। आई थिंक उससे अच्छी कॉम्प्लीमेंट मिल ही नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू यू हु इज द बेस्ट एक्टर इन दिस इंडस्ट्री? इन दिस इंडस्ट्री देखिए, ये गलत कहना, ये बहुत गलत बात है कि बेस्ट क्या होता है। आपसे कोई पूछे कि अच्छा आप बताइए आपकी बॉडी का बेस्ट पार्ट क्या है। सब कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ बहुत अच्छे एक्टर्स की बात करूँ अगर मैं, तो मैं मिठुन दा के साथ काम करता हूँ। आई थिंक वेरी अनटैप्ड टैलेंट। मिस्टर बच्चन की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ एक्टिंग के मामले में। इरफान खान के साथ मैंने काम किया था, ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। अनुपम खेर जी बड़े अच्छे एक्टर हैं।
आमिर खान भी अच्छा एक्टर है, एक्टर शाहरुख खान भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्टार बनना है तो शाहरुख खान बन के रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक्टर वो भी अच्छा है। और मैं पल्लवी के साथ काम करता हूँ, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस अभी एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में आई फाइंड दीज पीपल ग्रेट एक्टर्स। एक र्यूमर जो आपने अपने बारे में सुना हो, लाइक विवेक अग्निहोत्री के बारे में सुना हो, एक र्यूमर कि विवेक अग्निहोत्री को राज्यसभा की सीट चाहिए। वन वर्ड फॉर कश्मीर फाइल्स सक्सेस। ब्लेसिंग्स ऑफ माँ सरस्वती। आई वॉज जस्ट अ मीडियम। वो फिल्म मैंने बनाई नहीं है, वो आई वॉज जस्ट द मीडियम, वो बनवाई किसी और ने। इट्स अ डिवाइन फोर्स। हाउ मेनी मोर फाइल्स टू कम? ओनली वन। मैंने जब ताशकंद फाइल्स बनाई थी तभी अनाउंस कर दिया था कि ये जो भारत के एम्बलम, उसमें 3 शेर हैं, 4 पर दिखते तो 3 हैं, तो ये 3 शेरों के ऊपर मैं एक ट्रिलॉजी बना रहा हूँ। पहला शेर का नाम है राइट टू ट्रूथ, जो मैंने बना दी था ताशकंद फाइल्स। दूसरे शेर का नाम है राइट टू जस्टिस, मैंने बना दी कश्मीर फाइल्स। और तीसरे का जो सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है राइट टू लाइफ, जिस पे बना रहा हूँ द दिल्ली फाइल्स। Are you planning to make the other genres film as well, like comedy या romantic या? मुझे कॉमेडी मैं नहीं बना पाऊंगा, आई एम नॉट गुड फॉर कॉमेडी। उसमें प्रियदर्शन सर जो हैं वो बहुत, ही इज़ अ ग्रेट कॉमेडी स्टोरी टेलर। मैं कॉमेडी नहीं बता पाऊंगा। मैं सोसाइटी को बहुत इंटेंसली देखता हूँ, तो मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स पे बना रहा हूँ। दूसरा, अगर मुझे कभी बनाना हुआ तो इंडियन मिडिल क्लास, छोटे शहर का जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खुद वही हूँ, तो मैं उसको समझता हूँ। कभी बनाना हो तो मैं उस पर बनाऊँगा, पर एज ऑफ नाउ तो मैं जो भारत की जो ग्रेटनेस है उसके ऊपर और भारत की जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है उसके ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ। सर, द ताशकंद फाइल्स या कश्मीर फाइल्स? देखिए, ताशकंद फाइल्स मैंने बनाई है तो उसकी ओनरशिप मैं लेता हूँ। कश्मीर फाइल्स मैंने नहीं बनाई है, वो बन गई है, तो इसलिए मैं उसकी ओनरशिप नहीं ले सकता हूँ। तो आप अगर ऐसे पूछें कि आपको जो गाड़ी किसी ने 2 दिन के लिए उधार दी थी, उस गाड़ी से ज़्यादा प्यार करते हैं, या जो गाड़ी आपने अपने पैसे से मेहनत करके खरीदी उससे प्यार करते हैं, तो यू नो द आंसर। वन बॉलीवुड पर्सनालिटी वुड नेवर वर्क विथ? ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी ये करता ही नहीं हूँ, पर हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ कभी काम नहीं करेंगे। पर बहुत सारे, तमाम इतने सारे लोग भरे पड़े हैं। मैं तो, लोगों को ऐसा लगता है, मैं तो अभी कुछ दिन पहले, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है, उसी से मैंने कहा कि यार स्वरा से बोलो यार एक्टिंग करे हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम है उसमें, एक्टिंग करने में क्या प्रॉब्लम है, लोगों को करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। पर लेकिन इन लोगों ने इतना गंदा माहौल क्रिएट कर रखा है वहाँ पे। सर, अकॉर्डिंग टू यू, वन फिल्म मेकर हु कैन मेक अ फिल्म लाइक कश्मीर फाइल्स? Nobody can make it। उसके लिए बहुत त्याग और तपस्या चाहिए, और जो आज के लोग करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर गुरुदत्त जी होते तो शायद वो बना सकते थे उस फिल्म को। एक देयर इज अनदर डायरेक्टर हु आई थिंक कैन गिव अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट टेक। मेरी फिल्म बहुत ट्रेजिक और बहुत सैड फिल्म थी, पर आई वुड रियली, मैं दिल से आपको बोल रहा हूँ ये बात, विदाउट एनी दिस थिंग, मैं देखना चाहूँगा इफ राजू हिरानी हैज़ टू मेक दिस फिल्म, हाउ विल मेक इट। क्योंकि somebody should make should look at it from a comic way also। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है उसको आप एक ट्रेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, या फिर आप उसको एक कॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। लेकिन जब आप कॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त प्रहार करता है आपके दिमाग के ऊपर। ओके, वो आपको एक नया डायमेंशन दिखाता है उसी सब्जेक्ट का, जो मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद कॉमेडी। But I will appreciate if Raju makes a film on this tragedy or any other tragedy, but looks at it from a very life is beautiful point of view. सर, नेगेटिव कमेंट अफेक्ट करती है? मुझे कमेंट्स इफेक्ट ही नहीं करते हैं, मुझे सिर्फ फीडबैक इफेक्ट करता है। अगर आप मुझसे बोले विवेक जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आपने ये किया था, ऐसा क्यों किया था, और आप मुझसे 1-2 घंटे गप्पे मारें, तो वो मुझे बहुत, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बहुत सीरियसली भी लेता हूँ। लेकिन कोई भी आदमी जिसको कि क्रिटिसाइज़ करने के पैसे मिलते हैं, मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन अगर जिसको पैसे नहीं मिलते हैं, वो अपनी इच्छा के कारण, अपनी श्रद्धा से आके क्रिटिसाइज़ करता है, आई टेक इट वेरी सीरियसली। तो सोशल मीडिया का एक एडवांटेज? सोशल मीडिया का एक नहीं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इतने सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू एक चीज़ के बारे में जानने को मिलते हैं, नंबर 1। और दूसरा, वो हर समय आपको रियलिटी चेक में रखता है।
आपको हर समय ये पता रहता है कि आपके फॉलोअर्स तो लाखों हो सकते हैं, मिलियंस हो सकते हैं, पर आप उनके लीडर नहीं हैं। और जिसको ये मुगालता हुआ है कि अरे देखो मेरे तो इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो सब लोगों का घमंड और ईगो टूटा है, और 90% तो छोड़ के भाग गए हैं। आप जानती हैं कितने लोग तो फिल्म इंडस्ट्री के छोड़ के भाग गए। सर, एक डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो आपको एक तो आपको नेगेटिव करता है, ओके, और आपके रिश्ते टूटते हैं उससे, और दूसरा क्या है कि आपको वैलिडेशन का एडिक्शन हो जाता है, राइट। तो मैं 24 घंटे कोशिश ये करता हूँ कि वैलिडेशन का मुझे एडिक्शन ना हो, और उसकी मेरी कुछ अपने सीक्रेट्स हैं जो मैं उसको फॉलो करता हूँ। सर, आपकी बेस्ट फिल्म? मेरी बेस्ट फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक। कोई सोच भी नहीं सकता था इस देश में कि वो फिल्म बनाई भी जा सकती है, बट आई मेड इट, एंड दैट फिल्म चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ दिस कंट्री। और अगर वो फिल्म नहीं होती तो आप लिख के ले लीजिए, ये कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स, केरला स्टोरी, ये सब कुछ भी नहीं होता। मैं आपको, लोग माने ना माने, दैट फिल्म रेवोल्यूशनाइज्ड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग इन अ वे विच इज़, आज नहीं लेकिन इतिहास इस चीज़ को लिखेगा। उस फिल्म ने, राम गोपाल वर्मा ने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री बिफोर कश्मीर फाइल्स और आफ्टर कश्मीर फाइल्स जानी जाएगी, जो सही भी है क्योंकि मीडिया उसी नज़र से देखता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बॉलीवुड को बिफोर बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम एंड आफ्टर बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम स्टडी करना चाहिए। सर, वन लाइफ एडवाइस टू ऑल योर फैंस? नंबर 1, नेवर स्टॉप. नंबर 2, एकला चलो ने. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. It was a great conversation.